बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज़ यू नो कि हमने सर ज़ुबैर कम्बो की जो बुक है उसमें रिसर्च के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने की एक अपनी सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 1 जो था उसमें हमने एमसीक्यूज़ नंबर 1 से लेके 82 तक डिस्कस किए थे और पार्ट 2 में 83 से लेके 130 तक डिस्कस किए थे। ये पार्ट 3 है और ये लास्ट पार्ट है। इसमें हम 83 से लेके 131 से लेके 185 तक एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उस बुक में सर ज़ुबैर कम्बो साहब की जो बुक है उसमें टोटल 185 एमसीक्यूज़ ही दिए गए थे रिसर्च के। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर भी करें मैक्सिमम लोगों के साथ। अभी हम स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 131 पे है। इसमें हमसे वो पूछ रहा है जी, द मिडल ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज्ड सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड, कि हमारे पास एक डाटा है उसको हमने अरेंज किया हुआ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसमें जो मिडल ऑब्जर्वेशन होगी उसे हम क्या कहते हैं। अभी हमने जो हमारी पार्ट 2 था वीडियो का उसमें हमने डिस्कस किया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कौन कौन से मेथड होते हैं और उसमें मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है। ठीक है, तो हमें पता है मिडल ऑब्जर्वेशन की जब भी बात हो तो हम किसकी तरफ जाएंगे, मीडियन की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 132 में देखें, वैल्यू दैट डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, वो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे जो हमारे डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो वो मीडियन ही होती है, मिडल ऑब्जर्वेशन ही होती है जो हमारे डाटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद 133 में जी मीडियन ऑफ 1 2 3 4 5 6, इस डाटा का उसने कहा जी मीडियन क्या है। हमें मालूम है जी मीडियन को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है कि हम अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि सेंटर वैल्यू कौन सी, हम काउंट करते हैं डिजिट्स को। ठीक है, वैल्यूज को, मसलन 2 वैल्यूज फर्ज करें हम इधर छोड़ देते हैं, 2 इधर छोड़ देते हैं, तो सेंटर में हमारे पास 2 वैल्यूज बचती हैं। क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं, डाटा की जो तादाद है वो जुफ्त है, तो सेंटर में इसलिए एक वैल्यू नहीं बच रही, 2 बच रही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को यानी कि 3 + 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 और 4 को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे इस डाटा का मीडियन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी बनता है 3.5। और अगर हमारे पास ऑड नंबर में डाटा हो, अगर यानी कि ताक अदद में होगा ये डाटा, तो फिर क्या होगा, मिडिल में एक वैल्यू बच जाएगी। यानी फर्ज करें अगर 7 होते यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 होता, तो फिर क्या होना था, 3 वैल्यूज राइट साइड पे, 3 लेफ्ट साइड पे और सेंटर में एक वैल्यू हमारे पास बच जानी थी, वही हमारे इस डाटा का मीडियन होना था। ठीक है, उसके बाद नंबर 134 एमसीक्यू है जी, फर्स्ट क्वार्टाइल इज आल्सो नोन एज। अब हमें पता है ये फर्स्ट क्वार्टाइल किस में यूज होता है, जब हम क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त हम फर्स्ट क्वार्टाइल यूज करते हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्वार्टाइल डेविएशन जो है ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं और इसका फार्मूला Q3 - Q1 होता है। अब यहाँ पे वो हमसे पूछ क्या रहा है कि फर्स्ट क्वार्टाइल को क्या कहते हैं। ठीक है, अब हमें पता है फर्स्ट क्वार्टाइल जो होता है ना Q1, इसको हम Q1 को हम लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं। ठीक है, और Q3 जो होता है इसको हम अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं। बाज़ औक़ात ये भी पूछ लिया जाता है कि अपर क्वार्टाइल से क्या मुराद है, या Q3 जो है उसको हम क्या कहते हैं। तो जो थर्ड क्वार्टाइल होगा यानी Q3 जो होगा उसको हम अपर क्वार्टाइल कहेंगे और Q1 जो फर्स्ट क्वार्टाइल होगा इसे हम लोअर क्वार्टाइल कहेंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा, लोअर क्वार्टाइल। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर हमारा आ जाता है जी 135, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डाटा इज कॉल्ड, कि हमारे एक डाटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट होती है, ज्यादा दफा जो डिजिट आता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मॉड कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम पार्ट 2 जो हमारा था वीडियो का उसमें डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 136 में है जी, व्हाट इज द मॉड ऑफ, इस डाटा का उसने कहा जी मॉड क्या। अब इस डाटा में देखें, दो एक ऐसा डिजिट है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है और अभी हमने यही पढ़ा था कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को हम मॉड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ इस डाटा का मॉड क्या होगा, 2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद 137 पे है जी, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डाटा इज कॉल्ड। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है किस चीज़ की, वो आती है रेंज की। ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन को, डाटा के फैलाव को चेक करने का एक तरीका होता है, उसमें एक रेंज है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सारे मेथड्स हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने की। और उसमें एक रेंज है, रेंज का जो फार्मूला ना वो ये होता है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये उसका फार्मूला होता है और जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे उस डाटा की रेंज होगी। ठीक है, उसके बाद 138 पे है,
डैश इज द एक्सटेंट टू विच अ डिस्ट्रीब्यूशन इज स्ट्रेच्ड और स्क्यूज्ड। उस चीज को हम क्या कहते हैं जो हमारे डाटा के स्ट्रेच होने को या स्क्यूज्ड होने को शो करती है। तो डाटा के स्ट्रेच या स्क्यू होने को जो चीज शो करती है उसे हम डिस्पर्शन कहते हैं, यानी डाटा का फैलाव, या डाटा का फैलाव अगर कम होगा तो वो स्क्यूज्ड हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा 138 का। उसके बाद 139 पे है द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड, कि हमारे पास एक मीन है, उस मीन से जो डिफरेंस है, उस मीन से जो दूरी है, ठीक है, उस मीन से जो डिफरेंस है, उस मीन से जो दूरी है, उसके स्क्वायर की एवरेज को हम क्या कहते हैं। ठीक है, अब हमें पता है जब भी मीन से दूरी के स्क्वायर की बात होगी तो हम किसकी तरफ जाएंगे, वेरिएंस की तरफ जाएंगे। ये वेरिएंस का फार्मूला यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है सैंपल के, पॉपुलेशन के लिए और सैंपल के लिए। तो इसमें देखें जब भी हम मीन से दूरी के स्क्वायर की बात करते हैं, उसके एवरेज की बात करते हैं, तो वो वेरिएंस की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि वेरिएंस में हम स्क्वायर यूज करते हैं। ठीक है, वेरिएंस का ये फार्मूला होता है, इसमें स्क्वायर आता है, यानी कि जो मीन से डिफरेंस होगा, ये देखें ना यहाँ पे लिखा हुआ एक्स बार माइनस एक्स, जो मीन से डिफरेंस है, ठीक है, उसका हमने क्या लिया हुआ है, स्केयर लिया हुआ है, और उसकी एवरेज भी कैलकुलेट की हुई है। तो जब भी मीन से डिफरेंस के स्केयर की बात होगी तो हम वेरिएंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उसके बाद 140 भी है, एमसीक्यूज नंबर 140, द डैश इज अ मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट नंबर इज, के डाटा जो है, हमारे नंबर जो है वो कितने स्प्रेड आउट हुए हुए हैं, कितने डिस्पर्स हैं, कितने फैले हुए हैं, उस चीज की मेजर को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एविएशन कहेंगे, वेरिएंस कहेंगे, ठीक है, रेंज कहेंगे, या डिस्पर्शन कहेंगे। ठीक है, अब चूंकि वो कह रहा है जी डैश इज अ मेजर, कि उसको हमने मेजर करना है, कैलकुलेशन को क्या कहेंगे। वैसे तो अगर वो जस्ट हमसे ये बात की ना करे ना कि डाटा के स्प्रेडनेस को, डाटा के फैलाव को क्या कहते हैं, तो हम कह देंगे जी डिस्पर्शन कह देंगे। अब यहाँ पे उसने बात की है द डैश इज अ मेजर ऑफ, के डाटा के जो फैलाव है ना उसकी मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे। तो मेजरमेंट को या हम स्टैंडर्ड एविएशन कहेंगे, या वेरिएंस कहेंगे, या रेंज कहेंगे, क्योंकि ये तीनों मेथड ही डाटा की स्प्रेडनेस को, डाटा की डिस्पर्शन को फाइंड आउट करते हैं, इनकी मदद से हम कर सकते हैं। लेकिन इसका करेक्ट आंसर हम ए लगाएंगे, स्टैंडर्ड एविएशन, क्योंकि ये कॉमनली यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा मेथड ये यूज किया जाता है, इसलिए हम इसको ऑप्शन ए इसका करेक्ट कहेंगे। वैसे बी और सी भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 141 पे है 141 स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन, कि स्टैंडर्ड एविएशन जो है उसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो उसको हम क्या कहते हैं। अब जैसे हमने लास्ट एमसीक्यूज में वेरिएंस का फार्मूला पढ़ा था ना, तो आपने देखा होगा कि वेरिएंस का जो फार्मूला था ना उसमें जस्ट स्क्वायर होता है, उसमें स्क्वायर रूट नहीं होता। जो स्टैंडर्ड एविएशन होता है ना उसमें स्क्वायर रूट हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये फार्मूला मैं यानी आपको यहाँ शो किया हुआ स्टैंडर्ड एविएशन का, सैंपल के लिए भी और पॉपुलेशन के लिए। यानी वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन के जो फार्मूलाज में डिफरेंस है ना वो ये है कि स्टैंडर्ड एविएशन में हम स्क्वायर रूट यानी जजर इस्तेमाल करते हैं, और जो वेरिएंस होता है उसमें जजर इस्तेमाल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला है। अब अगर हमने इस स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला अगर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, अब हमें पता है स्क्वायर लेने से क्या होगा कि ये जजर खत्म हो जाएगा स्क्वायर के साथ, और बाकी हमारे पास ये फार्मूला बच जाएगा। तो और बाकी जो चीज हमारे पास बच जाएगी वो किस चीज का फार्मूला होगा, वो वेरिएंस का फार्मूला होगा। लास्ट साइड में हमने पढ़ा था ना, तो वेरिएंस का फार्मूला यही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर लेने से जो हमारे पास वैल्यू आती है वो किसकी आती है, वो वेरिएंस की आती है। ठीक है, या वो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट अगर ले लिया जाए, वेरिएंस का स्क्वायर रूट अगर ले लिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो स्टैंडर्ड एविएशन कहलाएगा। क्योंकि इन दोनों के फार्मूलाज में फर्क सिर्फ इसी चीज का है कि स्टैंडर्ड एविएशन में जजर इस्तेमाल होती है और वेरिएंस में जजर इस्तेमाल नहीं होती। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें 142 पे, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड, वेरिएंस के स्क्वायर रूट को क्या कहेंगे, यानी वेरिएंस का अगर जजर ले लिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम स्टैंडर्ड एविएशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी 143 पे, द डिस्टेंस बिटवीन द मीन एंड अ पर्टिकुलर डाटा पॉइंट इन अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, कि हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन उसने दी हुई है, कोई डाटा सेट दिया हो गया, उस डाटा सेट में वो कहता है जी मीन से जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, मीन से डिस्टेंस को क्या कहेंगे, तो हमें पता है जी मीन से चूंकि वो सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहा है तो हम किसको टिक करेंगे, फिर डेविएशन को टिक करेंगे ना। डेविएशन का मतलब भी ये होता है,
जो मीन से चीज दूर होती है, मीन से डेविएट कर जाती है, मीन से हट जाती है। अब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मेथड हैं उसको मेजर करने के, उसको कैलकुलेट करने के। यानी अगर वो हमसे ये पूछे कि जो डिस्टेंस है पर्टिकुलर डाटा पॉइंट का मीन से, उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल होगा, अगर कैलकुलेट करने की बात करता है, उसको मेजर करने की बात करता है, तो फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस को टिक करेंगे। अब यहाँ पे उसने ये नहीं पूछा कि उसको मेजर करना है, उसने जस्ट ये पूछा जी द डिस्टेंस बिटवीन द मीन एंड अ पर्टिकुलर डाटा पॉइंट, कि मीन से पर्टिकुलर डाटा पॉइंट जो है उसके डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, तो उसके डिस्टेंस को हम डेविएशन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद 144 पे जी हाउ फार ऑन एवरेज ऑल वैल्यूज फ्रॉम द मिडल, मिडल से दरमियानी कीमत से तमाम वैल्यूज जो हैं उनकी दूरी की जो एवरेज है उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो अब दूरी की जो एवरेज होगी उसको हम एवरेज डेविएशन भी कहते हैं, मीन डेविएशन भी कहते हैं। वो स्टेटमेंट में उसने हमसे क्लियर कर दिया, क्या उसने कहा जी ऑल वैल्यूज फ्रॉम द मिडल, कि तमाम वैल्यूज जो हैं वो मिडल से दरमियानी कीमत से तमाम वैल्यू जो हैं उनकी एवरेज, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम मीन डेविएशन कहते हैं जी, ठीक है। उसके बाद ये भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने का एक तरीका है, मीन डेविएशन भी, ठीक है। 145 पे जी डैश इज द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, के दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं। तो रिलेशनशिप की जब भी बात आ जाए तो हम रिग्रेशन की तरफ ही जाते हैं जी। रिग्रेशन से मुराद ये होता है, रिग्रेशन एक तरीका जिसकी मदद से हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 146 पे है जी कॉइस्केयर टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट हैव बीन developed by statisticians for the purpose of dash testing, कि ये तमाम मेथड्स हम किस चीज़ को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने अपनी वीडियो के पार्ट 2 में ये चीज़ डिस्कस की थी कि एफ टेस्ट, टी टेस्ट या जी टेस्ट जो हैं इनको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं, और ये किस पर्पज़ के लिए होती हैं, अपने अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए ये तमाम टेस्ट जो होते हैं ये यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद 147 पे जी डैश इज यूज्ड फॉर जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ सेवरल स्टैटिस्टिकल मेजर्स, के कई स्टैटिस्टिकल जो मेजर्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस को हम जज करने के लिए यूज करेंगे, पर्टिकुलरली द मीन, के मीन डिफरेंस को, मीन डिफरेंस जो है उसकी सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में उसने हमें दिए हुए हैं जी, ऑप्शन में उसने हमें एफ टेस्ट दिया हुआ है, टी टेस्ट दिया हुआ, जी है, कॉई स्केयर। अब हमें पता है कॉई स्केयर और एफ टेस्ट जो है ना ये तो मीन डिफरेंस को शो नहीं करते, बाकी हमारे पास बच जाते हैं टी टेस्ट और जी टेस्ट। इन दोनों को हम यूज करते हैं मीन डिफरेंस की सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए। टी टेस्ट भी आ सकता है इसका करेक्ट आंसर, जी टेस्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पे उसने दोनों दिए हुए हैं तो हम जी टेस्ट को करेक्ट कहेंगे, क्योंकि जी टेस्ट जो होता है ना ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारा सैंपल साइज जो होता है ना वो लार्ज होता है, और टी टेस्ट उस वक्त होगा जब हमारा सैंपल साइज जो है वो कम होगा। उसके अलावा टी टेस्ट और जी टेस्ट में ये भी फर्क है कि जब हमें पॉपुलेशन का वेरिएंस मालूम होता है तो जी टेस्ट इस्तेमाल होता है, और जब पॉपुलेशन का वेरिएंस मालूम नहीं होता तो फिर टी टेस्ट होता है, ठीक है। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हम जी कहेंगे, क्योंकि टी स्मॉल सैंपल के लिए और जी लार्ज सैंपल के, इसलिए हम जी को करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 148 पे है जी अ डैश इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू डिटरमिन वेदर टू पॉपुलेशन मीन्स आर डिफरेंट। हम ये चीज चेक करना है जी कि दो पॉपुलेशन के मीन में कोई डिफरेंस है या नहीं है। व्हेन द वेरिएंस इज आर नोन, जब हमें वेरिएंस का पता हो। अभी जैसे हमने डिस्कस किया जी, वेरिएंस अगर हमें मालूम होगा तो हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, हम जी टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। और 149 जो है वो भी सेम यही चीज है, उसमें जस्ट उसने ये कह दिया कि जब हमें पॉपुलेशन का वेरिएंस मालूम नहीं होगा, तो जब मालूम नहीं होगा वेरिएंस तो फिर हम क्या करेंगे, हम टी टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। 150 MCQs है जी डैश इज यूज्ड whether a process or treatment has an effect on the population of interest, के उस प्रोसेस को या उस टेस्ट को हम क्या कहेंगे जो ये डिटरमिन करता है कि whether a process or treatment has an effect on the population of interest, के जो हमारी population of interest है या स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है या जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर वो कोई ट्रीटमेंट है, कोई वो ट्रीटमेंट कोई इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। या फिर वो क्या कहता है जी वेदर टू ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर, या हमने ये देखना है कि दो ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कहता है जी कौन सा टेस्ट यूज किया जाएगा, एफ टेस्ट यूज किया जाएगा, टी, जी और स्क्वायर स्केयर। अब एफ टेस्ट तो इसमें होगा नहीं, ठीक है। टी, जी और क्वाई स्केयर ये तीनों इसमें आ सकती हैं, कि क्योंकि क्वाई स्केयर जो होता है ना वो भी हमें
टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट भी उसे हम कहते हैं, वो हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान इंडिपेंडेंसी को चेक करता है, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि उसने मेंशन नहीं किया कि किसको बेस बना के हमने डिफरेंस देखना है, अगर तो यहाँ पे वो मेंशन कर देता कि मीन डिफरेंस को बुनियाद बना के हमने देखना है कि दो वेरिएबल्स या दो जो हैं चीजें, उन दो ग्रुप्स जो हैं उनके दरमियान कोई डिफरेंस है या नहीं है, तो फिर तो हम जी टेस्ट या टी टेस्ट की तरफ जाते, ठीक है। अब चूंकि उसने यहाँ पे हमें मेंशन नहीं किया मीन के बारे में, लिहाजा ठीक है, इसको फिर हम अगर इसका हम टी टेस्ट कर दें, सही जी टेस्ट कर दें या काई स्क्वायर कर दें, तो ये तीनों ही इस लिहाज से ठीक होंगे। लेकिन बुक में चूंकि उसने टी टेस्ट को करेक्ट किया हुआ, तो लिहाजा इसको हम फॉलो कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज इसका जी टेस्ट भी आ सकता है, काई स्क्वायर भी आ सकता है, क्योंकि मेंशन नहीं है कि आपने जो दो ग्रुप्स देखने हैं कि वो एक दूसरे के लिहाज से इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। उसने बताया नहीं है कि मीन के लिहाज से आप बात कर रहे हैं या वेरिएंस के लिहाज से बात कर रहे हैं। अगर तो मीन के लिहाज से वो बात करता है, ठीक है, तो फिर तो हम टी टेस्ट या जी टेस्ट को सही करेंगे। अगर वेरिएंस के लिहाज से करता है तो फिर काई स्क्वायर को। अब यहाँ पे ना मीन का जिक्र है ना वेरिएंस का जिक्र है, लिहाजा हम टी टेस्ट को ठीक कह देंगे, ठीक है। उसके बाद 151 पे जी डैश इज यूज टू कंपेयर द वेरिएंस ऑफ द टू इंडिपेंडेंट सैंपल। जब भी हमने टू इंडिपेंडेंट सैंपल के वेरिएंस का कंपैरिजन करना होगा, या जब भी हमने वेरिएंस की रेशियो को चेक करना होगा, जब भी हमने ये देखना होगा कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं उनके अंदर स्टेबिलिटी मौजूद है या नहीं मौजूद, या उनकी वेरिएबिलिटी को चेक करना होगा, तो हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? हम एफ टेस्ट यूज करते हैं। एफ टेस्ट को हम वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स का वेरिएंस का कंपैरिजन होता है एफ टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद 152 पे है, 152 पे है जी, डैश इज यूज्ड इन द context of analysis of variance ANOVA for judging the significance of more than two samples means at the one and the same point। कि एक ही वक्त में हमने दो से ज्यादा सैंपल मीन जो है उनका जो मीन का सिग्निफिकेंस है उसको चेक करना है, और साथ उसने बता भी दिया कि अनोवा को हमने इस्तेमाल करना है। अब अनोवा के कंटेक्स्ट में वो कहता है जी इसके साथ हम क्या यूज करेंगे। अब हमें पता है कि अनोवा को जब हम यूज करते हैं तो अनोवा के साथ टी टेस्ट, जी टेस्ट या काई स्क्वायर तो यूज होंगे नहीं। एफ टेस्ट जो होता है इसको हम अनोवा के साथ यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद 153 पे है जी, 153 पे है जी क्वेश्चन के द डैश इज अ कॉमनली यूज्ड फॉर टेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? तो हमने जैसे पढ़े थे कि टेस्ट दो तरीकों से, दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट और दूसरे को हम कहते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव डाटा के लिए होते हैं, जिसमें टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट आते हैं, ठीक है। अनोवा आता है जिसमें, और जो हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, उसमें काई स्क्वायर आता है। इसी तरह एक यू टेस्ट होता है, मैथनेस यू टेस्ट होता है, और एक दो इसी तरह और होते हैं। अब चूंकि वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की उसने यहाँ पे बात कर दी है, तो लिहाजा कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए टी टेस्ट, जी टेस्ट और एफ टेस्ट तो आएंगे नहीं, तो फिर क्या बचता है हमारे पास? काई स्क्वायर बचता है, और काई स्क्वायर ही इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे काई स्क्वायर जो है उसके बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि ये पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक दोनों टेस्ट में आता है। ऐसे पैरामेट्रिक टेस्ट में भी यूज होता है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में भी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी 154, इन द पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन इज। जब हमारा डाटा जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है तो उसमें मीन की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना पॉजिटिव स्क्यूनेस के बारे में, हमने पढ़ा था पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड, कि यानी जब भी स्क्यूनेस से मुराद क्या होता है कि जब भी हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल जो हमारी बेल शेप होती है ना, जब उसमें डिस्टॉर्शन आती है, जब बेल शेप बिगड़ती है ना, तो उस वक्त फिर उसे हम स्क्यूनेस कहते हैं। और उसकी दो शेप्स बनती हैं, या वो पॉजिटिवली स्क्यूड होती है या वो नेगेटिवली स्क्यूड होती है। अब पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से वो शेप बनती है। फर्ज करें ये मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, तो जो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी ना उसमें ये होगा कि जो शेप की टेल होगी ना वो राइट साइड पे होती है। जैसे ये देखें ना, राइट साइड पे टेल होती है। अगर राइट साइड पे टेल हो तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, और अगर लेफ्ट साइड पे टेल हो, यानी यही अगर इस तरीके से टेल बन जाती है, ठीक है, ये टेल इस तरीके से बन जाती है, तो फिर ये होगा। अब देखें लेफ्ट साइड पे ये टेल है इसकी, तो फिर नेगेटिवली स्क्यूड होगा। अगर लेफ्ट साइड पे टेल हो तो नेगेटिवली स्क्यूड, अगर राइट साइड पे टेल हो तो पॉजिटिवली स्क्यूड। अब वो हमसे ये पूछ रहा है पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन की वैल्यू क्या होगी। अब ये जो टेल होती है ना, ये यहाँ पे मीन की वैल्यू को शो कर रही होती है। टेल मीन की वैल्यू को शो करती है, मीडियन की वैल्यू तकरीबन यहाँ पे बनती है,
और मॉड की वैल्यू जो होती है ना वो बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे बनती है, क्योंकि मॉड के बारे में हमने पढ़ा था ना कि मॉड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, तो यहाँ पे मॉड बनेगा। ठीक है, इसका भी मॉड यहाँ पे बनेगा। ठीक है, मॉड यहाँ पे मीडियन होगा और यहाँ पे मीन होगा जो टेल होगी। अब देखें जब हम इसको ग्राफ्स के ऊपर वैल्यू शो करते हैं ना, तो ग्राफ में हमारी वैल्यू क्या होती है, यहाँ से शुरू करते हैं ना ओरिजिन से। यहाँ पे ओरिजिन होगा 0, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे वैल्यू होंगी 2 3 फर्ज करें, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और 7। अब यहाँ देखें अगर हम इस सेंस में देखते हैं तो यहाँ पे 7 आ रहा है और मीन, ये मीन है हमारा, टेल जो है वो हाईएस्ट वैल्यू की तरफ है, टेल जो है वो हाईएस्ट वैल्यू की तरफ है। और मॉड क्या है, वो मॉड तकरीबन, मॉड ये सेंटर में था ना, तो मॉड की वैल्यू ये तकरीबन बनेगी 2 या 3 फर्ज करें, और मीन की वैल्यू इस डाटा के अकॉर्डिंग कितनी बनेगी, 7 बनेगी। तो इसका मतलब है पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है हमारी, उसमें क्या होता है, उसमें वैल्यू किसकी, मीन की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूड में, क्योंकि टेल जो होती है वो ओरिजिन से दूर होती है, इसलिए मीन की वैल्यू मैक्सिमम आती है। और अगर हम नेगेटिव स्क्यूड में देखेंगे तो नेगेटिव स्क्यूड में क्या होगा, टेल यहाँ पे है, ये टेल है, ठीक है, यानी ओरिजिन के करीब है, तो यहाँ पे वैल्यू शुरू होती है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मॉड चूंकि ये टॉप पे था, तो मॉड की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम आएगी और मीन की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम आएगी, और मीडियन हमेशा दरमियान में रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, इन पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मॉड इज। अगर हमने देख लिया ना कि पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी, तो मॉड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, मॉड की वैल्यू जो होगी वो स्मॉल होगी ना फिर इस सेंस में। ठीक है, 155 जो है उसमें लीस्ट होगी, ठीक है, सबसे कम होगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारा 156 पे देखें, इफ वी आर टू कंपेयर मैथ, ठीक है, इफ वी आर कंपेयर मेथड ए विद मेथड बी अबाउट इट्स सुपीरियरिटी के, सुपीरियरिटी के लिहाज से कहता है जी एक मेथड ए है और एक मेथड बी है, हम जिन दोनों को कंपेयर करते हैं। एंड इफ वी प्रोसीड ऑन द अजम्पशंस दैट बोथ मेथड्स आर इक्वली गुड, और हम ये अज्यूम करते हैं, यानी हम ये प्रिडिक्ट करते हैं, हम ये हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये दोनों वेरिएबल, दोनों मेथड जो है ना वो इक्वल है, बराबर हैं। एंड देन दिस अजम्पशन इज टर्म्ड एज, फिर इस अजम्पशन को, इस प्रिडिक्शन को, इस हाइपोथेसिस को हम क्या कहेंगे कि ये नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव है, या क्या है। अब हमें ये तो पता है कि जब भी हम दो वेरिएबल्स के दरमियान या दो फैक्टर्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप प्रिडिक्ट करते हैं तो हम उसको कहते हैं जी कि ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, और जब हम ये कहते हैं कि कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा हमें, उसने हमें की पॉइंट ये दे दिया जी कि बोथ मेथड्स आर इक्वली गुड, कि दोनों मेथड्स जो हैं वो इक्वली गुड है, यानी दोनों मेथड्स जो हैं वो बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेथड, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेथड ए एंड मेथड बी। जब दोनों इक्वल है, दोनों बराबर हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं ना कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेथड ए एंड मेथड बी। अब जब हमने ये प्रिडिक्ट कर दिया कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेथड ए एंड मेथड बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर हमारा कौन सा हाइपोथेसिस बनेगा, नल हाइपोथेसिस ही बनेगा ना, क्योंकि हमने ये कह दिया कि देयर इज नो डिफरेंस, कि उनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, वो दोनों इक्वल जो है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। उसके बाद 157 पे है जी, 157 जो है वो बिल्कुल इसके उलट है। उसमें वो क्या कहता है जी, A is superior and A is superior और मेथड B is inferior। अब यहाँ पे उसने ये बता दिया कि वो दोनों जो है ना वो इक्वल नहीं है। A is superior यानी A मेथड A superior है और B जो है वो inferior है। ऊपर वाली एग्जांपल में उसने दोनों क्या कह दिए थे, इक्वल थे, तो इसलिए हमने कह दिया जी कोई डिफरेंस नहीं है। अब चूंकि उसने हमें बता दिया कि वो इक्वल नहीं है, A superior है B inferior है, लिहाजा हम ये कहेंगे कि उन दोनों के दरमियान डिफरेंस मौजूद है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेथड ए एंड मेथड बी। और जब भी हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप, या हम ये कोई डिफरेंस प्रिडिक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। तो लिहाजा इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। उसके बाद 158 पे है जी, द डैश हाइपोथेसिस जनरली सिंबलाइज्ड एज एच नॉट। एच नॉट से हम किसको शो करते हैं जी, नल हाइपोथेसिस को करते हैं, और अल्टरनेटिव को किससे करते हैं, अल्टरनेटिव को हम H1 से करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है जी 159। 159 से 159 में वो हमसे पूछ रहा है जी, द डैश हाइपोथेसिस जनरली सिंबलाइज्ड बाय H1, HA से या H1 से, तो उसको हम हाइपोथेसिस को क्या कहेंगे, उसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेंगे। ठीक है,
उसके बाद 160 पे है जी, पार्ट ऑफ द थीसिस दैट प्रोवाइड्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ रिसर्च इज नाउन एज, हमारे थीसिस का वो हिस्सा जिससे हमें अपने टॉपिक के बारे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो कहाँ पे मिलती है जी, हमें ऑब्जेक्टिव्स में मिलती है, हाइपोथेसिस में मिलती है, इंट्रोडक्शन में या स्टेटमेंट में, तो हमें पता जी इंट्रोडक्शन में हमें मिलती है जी ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद 161 पे जी, डिक्रीज परफॉर्मेंस इन द बिगनिंग, शुरू में परफॉर्मेंस डिक्रीज हुई है, बट ग्रेजुअली इंप्रूव्ड इज इंडिकेटेड बाय, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो गई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यानी अब इसकी हम तस्वीर क्या बना लेंगे कि शुरू में फर्ज करें यहाँ पे परफॉर्मेंस थी, शुरू में परफॉर्मेंस आपकी डिक्रीज हुई है और फिर ग्रेजुअली जो है ना वो परफॉर्मेंस आपकी बेहतर हुई है, इंप्रूव हुई है, तो ये जो शेप बन रही है ना वो कहता है इस शेप को हम क्या कहते हैं, तो इस शेप को हमें पता जी कनकेव ग्राफ कहेंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। 162 पे है जी, द प्रोसेस इन विच द ऑथर ऑफ अ बुक, आर्टिकल और अदर टाइप ऑफ पब्लिकेशन सबमिट्स हिज और हर वर्क टू एक्सपर्ट्स इन द फील्ड फॉर क्रिटिकल इवेल्युएशन, उसको हम क्या कहते हैं जी, जिसमें कोई ऑथर किसी बुक का या किसी आर्टिकल का वो अपना वो आर्टिकल या वो अपनी पब्लिकेशन जो होती है ना वो किसी एक्सपर्ट को, उस बंदे को देता है जो कॉम्पिटेंसी रखता है उस चीज़ में इवेल्युएशन के लिए, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अब हमें पता है जी उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पीयर रिव्यू कहते हैं, कि जब हम अपना काम किसी एक्सपर्ट बंदे को देते हैं कि वो इसकी क्रिटिकल इवेल्युएशन कर सके, तो इस चीज़ को हम पीयर रिव्यू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 163 पे है जी, द ऑर्गेनाइज्ड लिस्टिंग ऑफ बुक्स एंड द सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ बुक्स आर एज ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड, के जो बुक्स की लिस्टिंग होती है, बुक्स को जो हमने बुक्स के जो हवाले दिए होते हैं तरतीब के साथ अरेंज किए होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, अब हमें पता है जी उसे हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी कहते हैं। जो हमने एक रेफरेंस लिस्ट अपनी तैयार की होती है ना, वैसे डिफरेंस होता है रेफरेंस लिस्ट में और बिब्लियोग्राफी में, डिफरेंस होता है। रेफरेंस लिस्ट में हम उन बुक्स का, उन आर्टिकल्स का जिक्र करते हैं जिनका रेफरेंस हमने अपने थीसिस के अंदर दिया होता है, जिनकी किसी बात को, जिनकी किसी डेफिनेशन को, जिनके किसी मेथड को हमने अपने थीसिस में कोड किया होता है, वहां पे हमने टेक्स्ट साइटेशन की होती है, तो वो तमाम आर्टिकल्स, वो तमाम बुक्स जिनका हवाला हमने अपने थीसिस के अंदर दिया हुआ है, उनका जिक्र हम करते हैं रेफरेंस लिस्ट में। बिब्लियोग्राफी जो होती है ना, बिब्लियोग्राफी में हम उन तमाम बुक्स का, उन तमाम आर्टिकल्स का जिक्र भी करेंगे जिनका हमने हवाला दिया, और उसके साथ साथ हम उनका जिक्र भी करेंगे कि जिस बुक से या जिस थीसिस से हमने कोई बात तो कोट नहीं की, उसका कोई रेफरेंस तो अपने थीसिस के अंदर नहीं दिया, यानी टेक्स्ट साइटेशन नहीं की, लेकिन हमने वैसे वो बुक्स कंसल्ट की थी अपने थीसिस को मुकम्मल करने के लिए, अपनी रिसर्च को मुकम्मल करने के लिए। तो बिब्लियोग्राफी में उन तमाम बुक्स का, उन तमाम आर्टिकल्स का भी जिक्र करते हैं जिनका रेफरेंस हमने थीसिस में दिया और जिनका रेफरेंस हमने थीसिस में नहीं दिया। जबकि जो रेफरेंस लिस्ट होती है उसमें जस्ट उन्हीं बुक्स का, उन्हीं आर्टिकल्स की बात की जाती है जिनका हमने अपने थीसिस में, अपने टेक्स्ट में उसको कोई उनका रेफरेंस दिया होता है, ठीक है। उसके बाद 164 में है, डैश इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज दैट यू हैव यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग योर वर्क, ठीक है, रिसर्चिंग योर वर्क, इसमें भी क्या आएगा जी, बिब्लियोग्राफी ही आएगा, ठीक है, लिस्ट ऑफ बुक्स की बात कर रहा है, लिस्ट ऑफ सोर्सेज की बात कर रहा है। उसके बाद 165 पे है जी, a list of words that corresponding page reference that point readers to the location of the various topics within the book is known as, कि कोई एक बुक है जी, उसके एंड पे वो कहता है कि हमने वर्ड्स लिखे होते हैं और उनके साथ पेज रेफरेंस भी लिखा होता है कि ये वाला जो इस वर्ड से स्टार्ट होने वाले कोई, इस लेटर से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड जो है वो किस पेज पे है, इस लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड किस पेज पे है, ठीक है, ताकि जो रीडर है उसको आसानी हो कि वो उस टॉपिक को इजीली ढूंढ ले, तो इसको हम इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, इंडेक्स इसको कहते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ये यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको शो भी किया, यहाँ पे देखें अल्फाबेटिकली हम मोस्टली लिखते हैं, ए से शुरू होने वाले जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या ए से शुरू होने वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या कंसेप्ट है ना, वो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है जी कि ये ए से फर्ज करें कोई टॉपिक शुरू हो रहा है या कंसेप्ट शुरू हो रहा है और उसके आगे पेज नंबर भी लिखा होता है। इसी तरह बी से फिर शुरू होने वाले जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं या कंसेप्ट होते हैं ना, उनके आगे हमने उनका लिखा होता है कि ये हमारे थीसिस के फलां फलां पेज नंबर पे है। तो इस चीज़ को हम इंडेक्स कहते हैं जिसमें हम वर्ड्स के साथ उनके रेफरेंस पेज नंबर लिखे होते हैं
ताकि अगर किसी ने ढूंढना हो कोई बुक हमारी है, फ़र्ज़ करें साइंटिफिक कोचिंग के ऊपर है, तो उसमें हम मेन कंसेप्ट जो है जैसे पीरियोडाइजेशन है तो पी से शुरू होता है, तो वो फ़ौरन इंडेक्स में जाएगा और पी में देखेगा पीरियोडाइजेशन और उसके आगे हमने पेज नंबर लिखा होगा, तो वो फ़ौरन उसी पेज पे जाएगा और उसे पीरियोडाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको हम इंडेक्स कहते हैं। उसके बाद 166 पे है जी सेक्शन और एट द एंड ऑफ द बुक, बुक के एंड पे जो सेक्शन होता है दैट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक, जो हमारे उस टॉपिक पे एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, एक्सप्लोर्ड इन द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट इज नाउन एज। ठीक है, उस चीज को हम क्या कहते हैं जी, कि जो हमारे कहता है जी बुक के एंड पे होता है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो क्या करती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती किस बारे में है, ऑन द टॉपिक एक्सप्लोर्ड, वो टॉपिक जिसकी हमने जिक्र किया, जिसकी हमने बात की है, इन द कंटेंट यानी अपनी बुक के अंदर जिसकी हमने बात की है, तो इसको हम कहते हैं जी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में असल में क्या होता है, ये भी हमारे थीसिस के एंड पे होते हैं। इसमें हमने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, ठीक है, या आप ये समझ लें कि जो ऐसे वर्ड्स जिनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, ठीक है, नहीं सॉरी, इसको जी वेरी सॉरी, ये जो 166 है ना, इसमें चूंकि वो कह रहा है सेक्शन एट द एंड ऑफ द बुक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक एक्सप्लोर्ड इन द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट इज नाउ, एडिशनल इंफॉर्मेशन की जो बात कर रहा है ना, इससे मुराद अपेंडिक्स होता है, और अपेंडिक्स से मुराद वो इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात नहीं होती, वो तो ग्रोसरी में आता है। अपेंडिक्स से मुराद ये होता है कि हमने अपने थीसिस के एंड पे ना जो हमने क्वेश्चनर यूज किया, या जो हमने इंटरव्यू के लिए जो क्वेश्चंस यूज किए थे, जो हमारा रॉ डाटा होता है, कुछ टेबल्स वगैरह होते हैं, कुछ लेटर्स वगैरह हमने लिखे होते हैं, तो ये इस तरह का जो मटेरियल होता है ना, वो हम अपेंडिक्स में शो करते हैं। यानी अपने थीसिस को कंप्लीट करने के लिए जो हमने कोई क्वेश्चनर इस्तेमाल किए थे, या हमने जो इंटरव्यू के लिए जो क्वेश्चंस इस्तेमाल किए थे, या जो हमने कोई लेटर शेटर लिखे थे, या वो हमारा कोई टेबल शेबल जो होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो वो अपेंडिक्स की सूरत में हम एंड पे जिक्र करते हैं उसका। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं या अनकॉमन वर्ड्स को हम एक्सप्लेन करते हैं ना, या जो ऐसी टर्म्स जो हमारे थीसिस में इस्तेमाल हुई हैं और वो हम समझते हैं कि इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ये कोई स्पेशल टर्म्स थी, आम बंदे को इसकी समझ नहीं आएगी, तो उसका जिक्र हम ग्लोसरी में करते हैं। ठीक है, ये 167 में इसका जिक्र वो कर रहा है। अ डैश अपीयर्स एट द एंड ऑफ द बुक एंड इंक्लूड्स टर्म्स विद इन दैट बुक दैट आर न्यूली इंट्रोड्यूस, कि उस बुक में जो न्यूली इंट्रोड्यूस टर्म्स होती हैं, अनकॉमन होती हैं और स्पेशलाइज्ड होती हैं, उसको हम एक्सप्लेन कहाँ पे करते हैं, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं ग्लोसरी में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, यानी जो हम ये समझते हैं कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आम बंदे को समझ नहीं आएगी कि ये क्या चीज़ है, तो ग्लोसरी में उन तमाम टर्म्स को, उन तमाम वर्ड्स को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद 168 पे है जी, अ डैश इज द लास्ट पेज ऑफ एन एसे या रिसर्च पेपर दैट हैव बीन दैट इज बीन रिटन इन एपीए स्टाइल, कि उस पेज को हम क्या कहते हैं, जो हमारे थीसिस का ये बुक का लास्ट पेज होता है जिसको हम एपीए स्टाइल में लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी। अब हमें पता है एपीए स्टाइल में हम क्या लिखते हैं, हमेशा रेफरेंस पेज ही उसको कहते हैं। एपीए स्टाइल में जो लिखा जाता है, एपीए से मुराद होता है सॉरी, ये एमसीक्यूज नंबर 168 था, एपी रेफरेंस पेज, ये मैंने 169 पे लगा दिया। ठीक है, उसके बाद 169 पे जी, डैश इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज यू हैव यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट सो रीडर्स कैन इजीली फाइंड व्हाट यू हैव साइटेड। ठीक है, उन बुक्स को हम क्या कहेंगे, उन तमाम सोर्सेज को हम क्या कहेंगे, यू हैव यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट, जो जिनको आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज किया है, अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया, सो रीडर्स कैन इजीली फाइंड व्हाट यू हैव साइटेड, ताकि वो इजीली जिक्र कर फाइंड कर सके कि आपने किसको साइटेशन किसकी की है, हवाला किसका दिया, क्योंकि वो साइटेशन की बात कर रहा है, तो फिर किसको हम टिक करेंगे, रेफरेंस पेज को ही करेंगे या बिब्लियोग्राफी को करेंगे, रेफरेंस पेज को डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, उसके बाद है जी हमारा एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट 170, अ डैश इज अ फॉर्मल रेफरेंस टू अ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स दैट यू कंसल्टेड एंड obtained information from while writing your research paper। उस चीज को हम क्या कहते हैं जी, को फॉर्मल रेफरेंस, जो आपने फॉर्मल रेफरेंस टू अ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स, कि आपने जो फॉर्मल रेफरेंस यूज किया ना किसी पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्स से, वो आपने ली है वो बात, वो इंफॉर्मेशन, दैट यू हैव कंसल्टेंट, जो आप जिसको आपने कंसल्ट किया है, एंड ऑब्टेन्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम, जिससे आपने इंफॉर्मेशन ली है, वाइल राइटिंग योर रिसर्च पेपर, के जब हम अपना रिसर्च पेपर
लिख रहे होते हैं उस वक्त हम उस फॉर्मल रेफरेंस को क्या कहते हैं, जो हमने किसी पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्स से लिया होता है, उसको हमने कंसल्ट किया होता है या उससे हमने कोई इंफॉर्मेशन ली होती है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं जी साइटेशन कहते हैं उस चीज को, ठीक है। जिसका हम उसमें अपने टेक्स्ट के अंदर जो जिक्र करते हैं ना, उसका टेक्स्ट के अंदर हवाला देते हैं, अपने थीसिस के अंदर उसका रेफरेंस देते हैं, हवाला देते हैं, तो उस चीज को साइटेशन कहते हैं कि कितने सोर्सेज से हमने डाटा लिया, उसको हम अपने थीसिस में कोड करते हैं, रेफरेंस देते हैं उसका, ठीक है, साइटेशन कहलाती है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर जो है ना जी 171 से लेके एमसीक्यूज नंबर 177 से लेके 177 तक जो है ना, 171 से लेके 177 तक जो है ना, ये आपने स्किप कर देने, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हम आ जाएंगे 178 पे, ठीक है। 178 पे वो कहता है जी, अ टेक्निक दैट एनेबल्स रिसर्चर्स टू एनालाइज एंड कंबाइन द रिजल्ट ऑफ सेवरल सेपरेट स्टडीज, कि मुख्तलिफ स्टडीज हुई हैं जी, ठीक है, सेम ऑन द सेम टॉपिक के ऊपर मुख्तलिफ स्टडीज हुई हैं, और रिसर्चर क्या करता है, उन तमाम स्टडीज के जो रिजल्ट होते हैं ना, उनको कंबाइन करता है, ठीक है, ताकि वो ओवरऑल उसका कोई स्टैटिस्टिकल इफेक्ट देख सके या स्टैटिस्टिकल रिजल्ट निकाल सके, कि एक कॉमन स्टडी है, एक टॉपिक सेम है, उसके ऊपर मुख्तलिफ स्टडीज हुई हैं। अब रिसर्चर क्या करता है, उन तमाम स्टडीज के जो रिजल्ट होते हैं उनको एक जगह पे कंबाइन करता है। तो इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम मेटा एनालिसिस कहते हैं। ये बाज़ औक़ात इसको ये भी समझा जाता है कि ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की एक टाइप है, मेटा एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारा 179, ग्रुप बाय ग्रुप एनालिटिक ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग अ स्टैटिस्टिकल फैक्टर इन कॉमन टू ईच ग्रुप इज कॉल्ड। इस चीज को हम क्या कहते हैं, जिसमें हम ग्रुप बाय ग्रुप एनालिसिस करते हैं, और हर ग्रुप जो होता है वो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं, ठीक है, तो इसको हम कोहर्ट एनालिसिस कहते हैं। कोहर्ट एनालिसिस में ये होता है कि हम अपने डाटा को पहले क्या करते हैं, ग्रुप वाइज डिवाइड कर देते हैं, यानी एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोगों को एक ग्रुप में, फिर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे लोग जो होंगे वो दूसरे ग्रुप में आ जाएंगे, और फिर ग्रुप वाइज हम उसका एनालिसिस कर देंगे, तो इसको हम कोहर्ट एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 180 पे है जी, अ सिचुएशन इन विच डाटा एनालिसिस बीइंग बिगिंस टू रिवील रिपीटिशंस एंड रिडंडेंसी, कि उस सिचुएशन को क्या कहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा एनालिसिस जो होता है ना, वो उसमें जो रेपिटेशन आई होती है, जो हमने डाटा कलेक्ट किया उसमें रेपिटेशंस आई हैं, कोई डाटा 2 दफा कलेक्ट हो गया, 3 दफा चीजें आ गई हैं, तो उसको वो क्या करता है, जाहिर करता है, बताता हमें। एंड व्हेन न्यू डाटा टेंड टू कंफर्म द एग्जिस्टिंग फाइंडिंग्स, और जब हमारा जो नया डाटा होता है वो एग्जिस्टिंग जो हमारी फाइंडिंग्स होती हैं, जो हमने रिजल्ट निकाले होते हैं ना, उसी को वो क्या करता है, कंफर्म करता है, रेदर देन एक्सपेंड अपॉन देम, बजाय इसके कि वो इसको कोई एक्सपेंड करे, इसमें कोई इजाफा करे, बल्कि वो क्या करता है, जो रिजल्ट हमने ऑलरेडी निकाले होते हैं ना, उसी को वो कंफर्म करता है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं जी सैचुरेशन। ये डाटा सैचुरेशन जो है ना, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में हम इसको यूज करते हैं। डाटा सैचुरेशन से मुराद ये होता है कि जब आपने किसी टॉपिक के बारे में, किसी फिनोमिना के बारे में इतना डाटा कलेक्ट कर लिया है कि आप इजीली उसके रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं, और अब आपको मजीद उस टॉपिक से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप मजीद डाटा कलेक्ट करेंगे भी तो आपके रिजल्ट वही निकलेंगे, यानी रिजल्ट्स में कोई खातिर खाफ फर्क नहीं आएगा। तो उस चीज को हम सैचुरेशन कहते हैं, और यहाँ पे भी वो यही चीज पूछ रहा है कि उस सिचुएशन को क्या कहते हैं जिसमें हमारा डाटा एनालिसिस जब हम शुरू करते हैं, तो जो वर्ड्स या जो चीजें या जो क्वेश्चंस या जो मटेरियल रिपीट हुआ होता है वो जाहिर होता है, और जब हमारा जो न्यू डाटा होता है वो हमारे ऑलरेडी जो रिजल्ट्स होते हैं, ऑलरेडी जो फाइंडिंग होती है, उनको वो कंफर्म करता है, और न्यू एक्सपैंड उसको नहीं करता, उसमें कोई नई चीज ऐड नहीं करता। तो इस चीज को हम सैचुरेशन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जी 181 पे, डैश इज अ ग्रुप ऑफ हेल्दी पीपल who are exposed unexposed to risk factors, identify and follow up for a certain period to ascertain occurrence of event of interest, कि उस चीज को हम क्या कहेंगे जिसमें हम एक हेल्दी पीपल्स का ग्रुप है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो who are exposed or unexposed to risk factors, के वो जो रिस्क फैक्टर से एक्सपोज हुए हैं या नहीं हुए, और उसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एंड फॉलो अप फॉर अ सर्टेन पीरियड, कि जिसमें हम मखसूस टाइम के लिए उन ग्रुप्स को फॉलो करते हैं, देखने के लिए कि उनमें क्या चेंज आई है, वो एक्सपोज हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है, टू असरटेन द अकरेंस ऑफ द इवेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि हमने जो चीज़ जो चेंज प्रोसेस
मैयर करना होता है ना, उस चीज़ को हमने नोट करने के लिए हम उस ग्रुप ऑफ पीपल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये असल में लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो होती है ना, उसकी बात कर रहा है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में हम डिज़ाइन यूज़ करते हैं, एक पैनल डिज़ाइन होता है, एक कोहॉर्ट डिज़ाइन होता है, और एक ट्रेंड या टाइम सीरीज डिज़ाइन होता है, और एक फॉलो अप होता है, ठीक है। तो ये उसकी बात कर रहा है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हम उस वक्त कंडक्ट करते हैं जो रिसर्च हमारी ज़्यादा लंबे अरसे तक चलती है, जिसमें हम चेंज प्रोसेस को एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी वो बात कर रहा है जी कि एक हेल्दी लोगों का ग्रुप है, और उसमें हम ये देखना चाहते हैं हु आर एक्सपोज्ड ऑब्लिक अनएक्सपोज्ड टू रिस्क फैक्टर्स, कि वो रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड या अनएक्सपोज्ड हुए हैं या नहीं हुए, और उसमें हम उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं मखसूस पीरियड में, मखसूस टाइम में, कि उनमें कोई चेंज आई है या नहीं आई। तो इसमें जब हम एक ग्रुप को फॉलो करते हैं ना, तो जब भी ग्रुप को फॉलो करने की बात की जाएगी तो हम कोहॉर्ट पे जाएंगे। यानी कोहॉर्ट डिजाइन ऐसा होता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में, जिसमें हम एक ग्रुप को फॉलो करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद 182 पे है जी, 182 में है जी, अ डैश स्टडी इज ऑब्जर्वेशनल रिसर्च परफॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स और इवन डिकेड्स। अभी हमने जैसे बात कर लिया कि उस रिसर्च को हम क्या कहेंगे जो थोड़ी लंबे अरसे के लिए चलती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 183 पे है जी, एग्जामिन चेंजेस इन जनरल पॉपुलेशन ओवर अ टाइम पीरियड इज रेफर टू एज, कि जनरल जो हमारी जनरल पॉपुलेशन जो होती है ना, उसमें जो हम चेंजेस को एग्जामिन करना चाहते हैं जनरल पॉपुलेशन में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं। ये मैंने जैसे पहले आपको बताया कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के डिज़ाइन होते हैं। एक में हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली सेम लोगों को फॉलो करते हैं, एक में हम एग्जैक्टली सेम लोगों को तो फॉलो नहीं करते, ग्रुप को फॉलो करते हैं, ठीक है। और एक ऐसी होती है जिसमें हम जनरल पॉपुलेशन में, जनरल लोगों में चेंज देखते हैं कि टाइम के साथ साथ उनमें क्या चेंज आया, टाइम के साथ साथ उनके बिहेवियर में क्या चेंज आया, उनकी ओपिनियन में, उनकी जो प्रेफरेंस है उसमें क्या चेंज आया टाइम के साथ साथ जनरल लोगों में। उसमें हम किसी ग्रुप को या सेम पीपल को फॉलो नहीं करते, जनरल पॉपुलेशन को फॉलो किया जाता है। तो इसको हम टाइम सीरीज या ट्रेंड सीरीज कहते हैं, कि जिसमें हम टाइम के साथ साथ ओवर अ टाइम पीरियड, टाइम के साथ साथ जनरल पॉपुलेशन में चेंज को एग्जामिन करते हैं, चेंज देखते हैं कि इस पॉपुलेशन में क्या आई टाइम के साथ साथ, यानी इनमें ट्रेंड क्या चेंज हुआ, क्या ट्रेंड इनमें चेंज हुआ, पहले ये था अब क्या हुआ, ठीक है। तो इसको हम ट्रेंड कहते हैं, ट्रेंड या टाइम सीरीज। उसके बाद 184 पे जी, एग्जामिन चेंजेस इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन ओवर अ टाइम पीरियड इज रेफर टू एज, कि जब आप स्पेशल पॉपुलेशन को फॉलो करते हैं, स्पेशल ग्रुप को फॉलो करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। अब चूंकि वो स्पेशल पॉपुलेशन की बात कर रहा है, एग्जैक्टली सेम लोगों की बात नहीं कर रहा, स्पेशल पॉपुलेशन की बात कर रहा है, तो इसको हम कोहॉर्ट कहेंगे, ठीक है। यानी जिसमें हम एक ग्रुप को फॉलो करते हैं और उस ग्रुप में फिर चेंजेस को देखते हैं कि टाइम पीरियड के साथ साथ क्या चेंजेस आएंगे। उसके बाद 185 पे जी, वाई चेंजेस इन द पॉपुलेशन और अकरिंग ओवर द टाइम, के टाइम के लिहाज से पॉपुलेशन में चेंजेस जो हैं वो क्यों हो रही हैं, इज रेफर टू द डैश स्टडी। इसमें इसको हम किस में स्टडी करेंगे, जिसमें हमने वाई चेंज को देखना होगा कि चेंज हुई क्यों है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, पैनल स्टडी को, पैनल डिजाइन को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि पैनल डिजाइन ऐसा होता है कि जिसमें एग्जैक्टली सेम लोगों को फॉलो किया जाता है। यानी आप फर्ज करेंगे 2024 में भी आपने उन्हीं लोगों से डाटा कलेक्ट किया, एक मखसूस टाइम पीरियड के बाद, 6 माह के बाद या साल के बाद 2025 में भी आप एग्जैक्टली सेम लोगों को ही फॉलो करेंगे, तो उससे हमें ये फिर अंदाजा हो जाएगा कि इन लोगों में ये जो चेंज आई है ये क्यों आई है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में पैनल डिजाइन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं जी। इसको वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज।